गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथशाला। हम लोग पढ़ रहे थे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। दिस इज कॉम्प्लेक्स एनालिसिस लेक्चर नंबर 14। लेक्चर नंबर 13 में हम लोगों ने टेलर सीरीज को पढ़ा, लॉरेंट सीरीज को पढ़ा। जब हम लोग रियल एनालिसिस पढ़ते हैं और हम कहते हैं एफ जो है वो इनफाइनाइट टाइम्स डिफरेंशिएबल है, इनफाइनाइट टाइम्स डिफरेंशिएबल है कहाँ? लेट अस से एट z इक्वल टू differentiable in NBD of z naught, then you can have Taylor series expansion in the neighborhood of at any point in the neighborhood of z naught। यानी कि आप इसका इवेल्युएशन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सीरीज f of z इक्वल टू f of z naught प्लस सो ऑन। इनफाइनाइट सीरीज बनती है और टेलर सीरीज बनती है। टेलर सीरीज एक पावर सीरीज है जिसका nth टर्म क्या है? an इक्वल टू z माइनस z naught टू द पावर n, वेयर an is fn at z naught upon n factorial। दिस इज योर an। सो एक तरह का पावर सीरीज है। अब इस इनफाइनाइट टाइम्स डिफरेंशिएबल वाली कंडीशन को रियल एनालिसिस में, तो इनफाइनाइट टाइम डिफरेंशिएबल कॉम्प्लेक्स में क्या कहा गया है? एनालिटिक। वंस अ फंक्शन इज एनालिटिक, all its derivative will be analytic, and hence for any analytic function you can have a power series expansion। that particular power series is known as Taylor series। एक स्पेशल टाइप की पावर सीरीज रहती है जिसका nth टर्म इस तरह से डिफाइन होता है। ये है आपकी टेलर सीरीज, है ना, एनालिटिक फंक्शन के लिए। यानी कि रेगुलर पॉइंट है अगर z नॉट, तो उसके अबाउट हम लोग टेलर सीरीज लिखते हैं। लेकिन अगर z नॉट के पास सिंगुलरिटी है, कौन सी? अगर रिमूवेबल है तब तो फिर से टेलर सीरीज बनेगी। अगर पोल या फिर इसेंशियल है, पोल है या फिर इसेंशियल, तो फिर आपकी लॉरेंट सीरीज बनेगी। इनके नेबरहुड में अगर आप कुछ चाह रहे हैं, यू विल हैव लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन अराउंड दिस पॉइंट z नॉट। लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन है क्या? तो आपने देखा होगा an, इसमें एक प्रिंसिपल पार्ट रहता है और एक रेगुलर। ये आपका रेगुलर हो गया, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर यूनियन जीरो ऑफ कोर्स। और यहाँ पे n बिलोंग टू, वैसे तो माइनस में लिखते हैं लेकिन ठीक है ऐसे लिख लीजिए, a माइनस एन जेड माइनस जेड नॉट टू द पावर माइनस एन। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं प्रिंसिपल पार्ट, और इसको क्या कहते हैं? रेगुलर पार्ट, है ना, रेगुलर पार्ट। और आपको पता है ये रेगुलर पार्ट टेलर सीरीज का ही पार्ट है। तो अगर फंक्शन एनालिटिक है तो रेगुलर पार्ट ही सब कुछ होगा, प्रिंसिपल पार्ट जीरो होगा, है ना। या फिर रिमूवेबल सिंगुलरिटी है तो भी प्रिंसिपल पार्ट जीरो होगा। इसके सारे एक्सप्लेनेशन मैंने पिछले क्लास में दे रखे हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, इसमें ऐड कर देता हूँ कि कई बार आपसे एक स्पेशल टाइप पूछा जाता है an का। ये जो टर्म है an का, ये तो है ही। एक और चीज पूछी जाती है, an को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, याद रखिए ये जो है कई बार पूछा जाता है। an को आप लिख सकते हैं 1/2 पाई i। ये किसकी वैल्यू होती है? याद करेंगे तो याद आएगा कि हम लोगों ने जब पढ़ा था, लेट अस से हम लोगों ने हाँ इंटीग्रल, कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला पढ़ा था। इंटीग्रल पढ़ा था, कॉची इंटीग्रल। ठीक है, एफ ऑफ जेड अपॉन, तो वहां से निकल के आया। तो कई बार इससे पूछ देता है, तो ये भी पता होना चाहिए, जेड माइनस जेड नॉट टू द पावर n प्लस 1 dz। अब कोई पूछे कि ये, अब यहाँ पे bn लिख देता है कई बार, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर a माइनस n दिखाना है तो क्या दिखाओगे? 1/2 पाई i इंटीग्रल ओवर गामा एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट, n की जगह पे क्या लिख दोगे? माइनस n, बस हो गया। तो कई बार ये एक्सप्रेशन पूछ देता है। nth टर्म का टेलर सीरीज का ये एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। ठीक, ये भी है, एक ये है और एक ये है। टेलर सीरीज भी एक तरह की पावर सीरीज है जहां पर जो आपका nth टर्म होता है, टेलर सीरीज इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने इतना जोर दिया कल से आज तक। आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग बात करेंगे रेसिड्यू। क्या होता है रेसिड्यू? बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको वेरी इंपॉर्टेंट डाल दीजिए क्योंकि ये आपको कुछ सिखाएगा। रेसिड्यू को अगर आप लिटरल मीनिंग में देखें, मतलब डिक्शनरी खोल के देखें, तो रेसिड्यू का मतलब होता है, जैसे केमिस्ट्री में जो एक रिएक्शन होती है कि इसको इसके साथ मिलाया तो यहाँ मेन बनता है, जो आपका मेन पार्ट होता है ना, जो मेन ऑब्जेक्ट रहा है आपका। और यहाँ पे कुछ H2O टाइप का, कभी कभी जल, पानी,
या फिर कुछ और चीज, इसको कहते हैं रेसिड्यू। तो केमिस्ट्री में जो कुछ बच जाता है किसी रिएक्शन के दौरान, मेन पार्ट बनाने के बाद, मतलब रिएक्शन का जो मेन टारगेट था उसको बनाने के बाद जो कुछ बच जाता है उसको रेसिड्यू कहते हैं, कचरा इन सेंस। ठीक है, जैसे कि ऐसे समझिए कि चाय बनाने के बाद, है ना, कॉफी बनाने के बाद तो नहीं आता, चाय बनाने के बाद जब आप चाय चाय पत्ती। को छान के किसी मग में डाल देते हैं तो चाय की पत्ती के अवशेष रह जाते हैं, वो कचरा है, वो रेसिड्यू है। ठीक है, तो रेसिड्यू जो है वो क्यों और कब निकलता है इसको समझेंगे। एक चीज तो समझ में आ गई कि हमेशा जो इस तरह की चीजें होती हैं, या तो अगर रेगुलर फंक्शन है, फंक्शन जो है वो एनालिटिक है, समझिएगा, अगर फंक्शन एनालिटिक है तो रेसिड्यू को जीरो रखता है। एनालिटिक in the neighborhood of some point z naught, then residue at z naught will be analytic, this one 0। ठीक, अगर रिमूवेबल सिंगुलरिटी है तब भी आपको कोई कचरा नहीं मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। सिंगुलरिटी, यहां पे भी रेसिड्यू जो होता है वो 0 होता है। लेकिन जब पोल निकाल किसी ऑर्डर का है, लेटर से ऑर्डर, पोल ऑफ ऑर्डर लेटर से m, ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है रेसिड्यू का, रेसिड्यू एट पोल से z इक्वल टू z नॉट पे आपको पोल मिला है ऑफ ऑर्डर m, इसका फॉर्मूला है, मैं अभी लिखवा दूंगा। ठीक है, लेकिन इस तरह से जो बना रहा हूं ये आपको क्लियर कट आइडिया देगा कि रेसिड्यू का मतलब क्या है। ये है रेसिड्यू, अवशेष। तो देखो रेगुलर है, जहां सब कुछ फ्रेश है वहां अवशेष की जरूरत ही नहीं है। रिमूवेबल को भी हम लोग फ्रेश ही मानते हैं, है ना, रिमूवेबल को क्योंकि रिमूव किया जा सकता है इसलिए ज्यादा हम लोग उसको सिंगुलरिटी में नहीं गिनते। लेकिन अगर पोल या फिर इसेंशियल है आगे जाके यहाँ पे, ये चार्ट जिसको याद रहेगा उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसेंशियल, अगर इसेंशियल सिंगुलरिटी है, ठीक, तो भी रेसिड्यू का एक फॉर्मूला रहता है। और इसेंशियल सिंगुलरिटी, वो फॉर्मूला क्या है अभी लिखवा दूंगा, है ना, दोनों के लिए। तो एक चीज क्लियर होनी चाहिए, एनालिटिक है कोई दिक्कत नहीं, रेसिड्यू 0, रिमूवल है रेसिड्यू 0, ये दोनों क्लियर है। फटाफट मुझे बताते रहिए। ठीक, अब पोल के लिए, पोल अगर m ऑर्डर का है तो रेसिड्यू का क्या फॉर्मूला होता है, और अगर इसेंशियल सिंगुलरिटी है तो क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो देखो अगर आपका इसेंशियल सिंगुलरिटी है, पोल के लिए फॉर्मूला है, अगर इसेंशियल के लिए फॉर्मेलिटी सिंगुलरिटी, तो फॉर्मूला नहीं है, क्या है बताता हूं। तो यहाँ पे पहले इसके लिए लिख देते हैं m-1 फैक्टोरियल dm-1 upon dz(m-1) ऑफ मुझे एक चीज का कंफ्यूजन हो रहा है, लिमिट कहाँ रहती थी सर? लिमिट सामने है फैक्टोरियल के बाद। ओके, हाँ यहाँ होनी चाहिए, वही मैं सोच रहा हाँ हूँ, जी अगर सर, अंदर लिमिट चली z जाएगी टेंड्स तो टू दैट z। विल बी यूजलेस। ओके, सो दिस इज लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट, याद रखना आसान है, अभी बता दूंगा। dm बाई dz, सॉरी m-1 z माइनस z नॉट टू द पावर m इंटू f ऑफ z। अब देखिए ध्यान से, ऑर्डर m का अगर पोल मिला है तो उसके लिए रेसिड्यू निकालने का मतलब, देखो मैंने बताया ना, रेसिड्यू क्या है, कचरा है। किसी सिंगुलरिटी के आसपास अगर आप, मतलब अगर आप कोई फंक्शन के आसपास सिंगुलरिटी है तो सिंगुलरिटी की वजह से रेसिड्यू कचरा निकल के आता है, बिकॉज ऑफ सिंगुलरिटी। अगर ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा नहीं होता तो फिर इनमें भी सिंगुलर रेसिड्यू आता ना, लेकिन देखो एनालिटिक में और रिमूवल में रेसिड्यू 0 आता है। ठीक है, तो कचरा ही है एक तरह से। अगर mth ऑर्डर का पोल है, पोल ऑफ ऑर्डर है, तो देखो इसकी लिमिट तो हम निकालते ही थे, यही तो फाइनाइट आएगी कि नहीं आएगी, क्या ये लिमिट फाइनाइट आएगी, पहले ये बताइए। यस सर। क्यों फाइनाइट आएगी? सर इसको डिफरेंशिएट कर देंगे ना।
एग्जैक्टली। तो फिर डिफरेंशिएट करने से नहीं, अगर mth ऑर्डर का पोल है z नॉट पे, तो ये डेफिनेशन है कि m ऑर्डर के पोल की क्या डेफिनेशन होती है। फर्स्ट ऑर्डर पोल का मतलब है z इंटू एफ ऑफ z की लिमिट फाइनाइट आनी चाहिए, फाइनाइट है ना। सेकंड ऑर्डर की स्क्वायर की फाइनाइट आनी चाहिए, थर्ड ऑर्डर की स्क्वायर आ जाएगा। ज्यादा है, इस वजह से mth ऑर्डर पोल है तो ये फाइनाइट होगी। तो पहले तो ये याद रखना है। फिर m-1 टाइम्स डेरिवेटिव, और जितना डेरिवेटिव है उतना फैक्टोरियल है, और लिमिट लगा दीजिए। अब लिमिट को आप यहाँ भी लिख सकते हैं टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन, बिकॉज ये तो एक नंबर ही आने वाला है, 1 2 3 4 1 यस सर, कांस्टेंट बनेगा ये। 1/6, ये तो कांस्टेंट ही आने वाला है, ठीक है। लिमिट आप बाहर भी रख सकते हैं, आपका चॉइस। क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वो जो बुकलेट है उसको रेगुलर फॉलो करिए, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए, सॉल्व क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगर आप 60-70% क्वेश्चन को कर पा रहे हैं तो समझ लीजिए कि इट इज फाइन, इट इज इनफ, है ना। और जो भी क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं उनको ग्रुप में लगातार भेजते रहिए। अब देखो रिमूवल सिंगुलरिटी काम हो गया, पोल हो गया। इसेंशियल सिंगुलरिटी, इसेंशियल सिंगुलरिटी के लिए एक स्पेशल तरीका होता है जो मैं यहाँ पे लिखवा के दे रहा हूँ। ट्रस्ट मी, ये कैटेगरी, ये कैटेगराइजेशन जो है वो मैंने कहीं नहीं देखा। मैंने जब पढ़ा कई बार मुझे कंफ्यूजन होता था कि किसमें क्या यूज करना है, तब मुझे समझ में आया कि कौन सी जगह पे। तो ये कैटेगराइजेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए। ऑलवेज यूज लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन, कुछ और मत करो, कुछ भी और मत करो, लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन निकालो, ठीक। यहां से ध्यान से देखना, और कोफिशिएंट ऑफ, अरे यार ये कुछ ज्यादा ही अब हो गया ना, लॉरेंट, ये इसको आगे वाली स्लाइड में लिखा दूंगा। लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन का यूज करना है। 1/z माइनस z नॉट का कोफिशिएंट जो है यही आपका रेसिड्यू कहलाता है। 1/z, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर नेगेटिव टर्म का जो कोफिशिएंट है वही रेसिड्यू कहलाता है, ठीक। तो रेसिड्यू को एक तरीके से, और ये जनरल तरीका भी है कि जैसे रेसिड्यू को अगर लिखना है तो लिखते हैं हम लोग द कोफिशिएंट ऑफ 1/z माइनस z नॉट। अब z नॉट 0 भी हो सकता है, तो कई बार आपने देखा होगा 1/z लिखा होता है, लेकिन 1/z नहीं लिखना चाहिए, बिकॉज अगर वो 1 हो गया तो z नॉट, है ना। कोफिशिएंट ऑफ 1/z माइनस z नॉट इज योर रेसिड्यू, ठीक। लेकिन ये निकालने के तरीके हैं, एनालिटिक है तुरंत 0 लिख दो, ठीक है। ये केमिकल रिएक्शन इधर लिख रहा हूँ, केमिकल रिएक्शन, ताकि आपको याद रहे, केमिकल रिएक्शन, ठीक। यहाँ जब पोल आएगा तब कचरा आएगा, इसेंशियल आएगा तब कचरा आएगा। पोल के लिए ये एक फॉर्मूला है, इसेंशियल के लिए हमेशा लॉरेंट सीरीज, कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं, हमेशा लॉरेंट सीरीज, कोई दूसरा तरीका नहीं है ना, कोई दूसरा तरीका नहीं, हमेशा लॉरेंट सीरीज का इस्तेमाल करिए। एक क्वेश्चन आया था गेट 2017 में, उन्होंने कहा इवेल्युएट 1/2 पाई आई z to the power 7 cos 1/z to the power 4। ट्रस्ट मी, ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूं, उस टाइम मैं समझ नहीं पाया कि इसको कैसे करना है। मैंने बहुत सोचा तो मैं समझ नहीं पाया, इसलिए मैंने ये कैटेगराइजेशन बैठ के बनाया कि कौन से टाइम पे क्या इस्तेमाल करना चाहिए, और कॉम्प्लेक्स में वो बेस्ट होता है। किसी भी सब्जेक्ट में कैटेगराइजेशन करना चाहिए, कौन से के लिए क्या टूल है। थोड़ा समय लगता है मैं मानता हूँ, लेकिन नेट की तैयारी कर रहे हो 1 ईयर तो डेडिकेटेड तैयारी करो। एग्जाम आपका 6 महीने में निकल जाए वेल एंड गुड, लेकिन तैयारी पूरी 1 साल अच्छे से एडवांस लेवल पे, बेसिक से शुरू करके फिर एडवांस पे, इसको सॉल्व करना था। अब हम समझ नहीं पा रहे। अब इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है, एक तो कॉची की थ्योरम है, वो कहती है इंटीग्रल एफ ऑफ जेड डी जेड 0 हो जाता है अगर एनालिटिक है। एनालिटिक ये है नहीं, कहाँ है सिंगुलरिटी इसकी, बता सकते हो? 0 पे आएगी सर, z इक्वल टू 0। एग्जैक्टली, z इक्वल टू 0 पे आएगी, है ना। तो कॉची ने काम नहीं किया। फिर कॉची का जो इंटीग्रल फॉर्मूला है वो क्या कहता है, एक स्पेशल फॉर्म की डिमांड करता है, z माइनस जेड नॉट टू द पावर n dz। बताओ करता है कि नहीं? यही होना चाहिए। क्या ये यहाँ पे दिख रहा है? सर लॉरेंट्स ही होगा ये ना? लॉरेंस से नहीं होगा, ये कॉची रेसिड्यू थ्योरम से होगा। नहीं होगा।
आप जो कहना चाह रहे हैं वो टूल है, मतलब ये लॉरेंट सीरीज का इस्तेमाल उसमें किया जाता है, लेकिन ये कॉची रेसिड्यू थ्योरम है ना। तो अभी क्या है कि अब क्या करें, ये जो है आपका ये फॉर्म तो बन नहीं रहा, तो ये भी यूज नहीं हुआ, ये भी यूज नहीं हुआ। एक होता है, एक होता है आपका उसका फॉर्म होता है एफ प्राइम जेड अपॉन एफ ऑफ जेड डी जेड, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन उसका फिक्स फॉर्म होता है एफ प्राइम जेड अपॉन एफ ऑफ जेड। ठीक है, आर्गुमेंट प्रिंसिपल, या यस आर्गुमेंट प्रिंसिपल। क्या इस तरह की फॉर्म आपको दिख रही है कि ऊपर डेरिवेटिव है नीचे डेरिवेटिव नहीं? नहीं, ये भी नहीं दिख रही। तो फिर आता है कॉचीज रेसिड्यू थ्योरम, जो कहती है कि इंटीग्रल ऑफ एनी फंक्शन, और ये मुझे मोस्ट जनरलाइज्ड और मोस्ट लेफ्ट थ्योरम लगती है, मुझे बहुत पसंद है ना। इसमें है 2πi इंटू सम ऑफ ऑल रेसिड्यूज, बहुत जबरदस्त है। तो क्या करना था, सिर्फ इस फंक्शन का, अंदर वाले फंक्शन का रेसिड्यू निकाल लेना था, कहां पर, एट z नॉट, एट जेड इक्वल्स 0 पे अंदर जो भी फंक्शन हो, 1 आता है। अंदर वाला फंक्शन है उसको 2πi इंटू, तो 2πi से पहले ही मल्टीप्लाइड है कि नहीं, तो ये यस सर। कैंसिल हो जाएगा, सम ऑफ रेसिड्यू। अब देखो रेसिड्यू एट z नॉट, और z नॉट क्या है यहाँ पे, 0, 0 ही तो है। अब Essential. हाँ बोलिए। इसेंशियल सिंगुलरिटी है सर। बिल्कुल। अब यहाँ पे कौन सी सिंगुलरिटी है, इसेंशियल। इसेंशियल के लिए आपको क्या करना होगा, लॉरेंट सीरीज का इस्तेमाल करना होगा रेसिड्यू निकालने के लिए। यस समझ रहे सर। हैं? ये प्रदीप ने आई थिंक पहले ही बोला था, लॉरेंट। तो लॉरेंट एक्चुअली क्यों यूज करना है उसको समझिए, प्रोसेस समझ लेंगे तो जो लोग एक्सपीरियंस है वो डायरेक्ट बता देंगे, जिनको एक्सपीरियंस नहीं है उनको मैं तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जेड, अब यहाँ पे प्रोसेस क्या है, देखो पोल होता तो अलग बात थी, इसेंशियल है तो क्या करोगे, z टू द पावर 7, इसका वो खोल दो, एक्सपेंड करें। z टू द पावर 4 x माइनस क्या था, नहीं 1 माइनस, ऐसे ही तो कुछ था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 1 अपॉन z टू द पावर 8 8 प्लस 1 अपॉन z टू द पावर 12 इंटू 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। एंड सो ऑन। ठीक, अब इसमें से रेसिड्यू निकालना है, तो 1 बाई जेड कहाँ बनेगा बताओ, ये वाले पे बनेगा कि नहीं बनेगा, यस सर। ये बनेगा Yes, sir. -1/2 इंटू 1 बाई जेड, एंड बाकी सब कुछ एक तरफ, और ये रहा आपका रेसिड्यू। मैंने क्या बताया था, 1 बाई जेड माइनस जेड नॉट, जेड नॉट क्या है 0, ये Yes, sir. फैक्टोरियल हो गया, तो रेसिड्यू क्या आ गया, रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू 0 इज Minus -1/2। तो बताओ इसका आंसर क्या है, -1/2 समझ पा रहे हैं? तो ऐसा होता है। अब देखो इसमें लिखा है, आप बोलोगे सर थ्योरम तो कहती, इसको मैं अलग से भी पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दे रहा हूँ कि कैसे यही 4-5 फॉर्मूले हैं। अब जब मेरा ये पूरा कोर्स पढ़ लोगे तो फिर एक बार मेरा रिवीजन वीडियो देख लेना, आपका ऑटोमेटिक रिवीजन हो जाएगा, है ना। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर ये जो है, अब तो इसमें लिखा हुआ है सम ऑफ ऑल रेसिड्यूज, तो भाई क्या किसी और जगह पे सिंगुलरिटी है, No, sir. नहीं है। वही। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब साफ है कि हमें किसी और जगह पे रेसिड्यू देखना ही नहीं है, देखना तो सिंगुलरिटी पे ही होता है ना। Yes, sir. बस हो गया काम, Yes. दैट्स इट। तो ये तरीके हैं, जब जनरलाइज स्ट्रक्चर हो तो कॉची रेसिड्यू थ्योरम का इस्तेमाल। अब एक और चीज सिखा देता हूँ इसको मतलब ठीक से बताने से पहले, वो है, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, एक क्वेश्चन आ गया था बच्चे करनी, रेसिड्यू एट z इक्वल टू इन्फिनिटी, क्योंकि फाइनाइट पॉइंट पे तो आप निकाल लोगे, देखो पीछे ये फॉर्मूला दिया है, नहीं तो इसेंशियल सिंगुलरिटी निकाल लोगे कुछ, लेकिन इन्फिनिटी पे निकालने का एक अलग तरीका है, तरीका अलग नहीं है। कई बार क्या होता है, लोग सोचते हैं कि रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ 1 बाई जेड एट z इक्वल टू 0, ये हो जाना चाहिए क्या, रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड एट z इक्वल टू 0, सॉरी एट 0 एट इंफिनिटी, मतलब 1 बाई जेड का 0 पे निकाल लो तो z का इंफिनिटी पे आ जाएगा। बताओ, ऐसा लगता है ना, Yes, लग sir. तो रह सकते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसलिए मैं लिखवा दे रहा हूँ इसको ध्यान से, ऐसे काट के, कहते हैं ना ऑफर प्राइस 24,000 रुपये फीस, है ना, मुझे तो कई बार बड़ा अजीब सा लगता है, काट दिया ओनली 16,000,
ऐसा लगता है कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं हम लोग। खैर प्रोडक्ट ही तो हो गया है आजकल। अब देखो ये एक अलग तरीका है, रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड एट जेड इक्वल टू इंफिनिटी, ये पढ़ने का तरीका होता है। रेसिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड एट सम पॉइंट, यहाँ 0 लिख दो, पाई लिख दो, कुछ भी, इंफिनिटी। देखो फिर से कह रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। रेसिड्यू एट इंफिनिटी, इसका फॉर्मूला है, लिख लीजिए, इसको याद रखिए फॉर्मूले को, क्योंकि ये बहुत यूजफुल है। रेसिड्यू एट इंफिनिटी इज माइनस टाइम्स, ये माइनस बहुत खास है, माइनस भूल जाते हैं बहुत बार लोग, माइनस टाइम्स रेसिड्यू ऑफ 1/z² एफ ऑफ 1/z। मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया था, मैंने ये वाला फॉर्मूला लिख दिया, एट z इक्वल टू 0। क्या कहने का मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि अगर इंफिनिटी पे रेसिड्यू निकालना है तो सिर्फ f ऑफ 1/z का नहीं, पहले ये फंक्शन बनाओ, क्या 1/z² इंटू एफ ऑफ 1/z, फिर उसका 0 पे रेसिड्यू निकालो और उसमें माइनस से मल्टीप्लाई करो, ये बनता है रेसिड्यू। एग्जांपल, कैलकुलेट रेसिड्यू ऑफ e to the power z at z इक्वल टू 0। बताइए क्या आएगा? तो 0 आ जाएगा सर। हाँ यही देखना चाह रहा हूं, ये 0 हो जाता है ना, क्योंकि यहाँ पे तो रेगुलरिटी है ना भाई, मैं इन्फिनिटी लिखना चाह रहा था, मैंने 0 लिख दिया। अब देखो, अब निकालो, इन्फिनिटी पे तो सिंगुलरिटी आएगी, कौन सी सिंगुलरिटी है बताओगे? इसेंशियल आएगी सर। हाँ एसेंशियल। इसेंशियल आएगी। आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। इसेंशियल सिंगुलरिटी आएगी z इक्वल टू इंफिनिटी पे, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंफिनिटी पे इसेंशियल आ रही है तो आप लॉरेंट सीरीज निकाल लें, इसका टेलर सीरीज ही आएगा। फिर आपको तरीका, ये तरीका है इंफिनिटी पे निकालने का, तो इससे कैलकुलेट करिए और मुझे निकाल के बताइए फटाफट। देखो नहीं सॉल्व किया कोई बात नहीं, फंक्शन बनाया एक g ऑफ z, क्या बनाना है 1/z² इंटू एफ ऑफ 1/z, यानी कि ये क्या बनेगा 1/z² e टू द पावर 1/z, यही तो बनेगा, ठीक। नेगेटिव माइनस। नहीं माइनस बाद में लगा देंगे ना अपन, चाहे यहाँ लगा दो चाहे यहाँ लगा दो, आपकी मर्जी है, आप इसमें लगाना चाहो इसमें लगा दो, जो आपको ठीक। अब इस फंक्शन का, किसका, g का रेसिड्यू किस पे निकालना होगा? 1/z बराबर 0 पर 1/z नहीं, 0 पे। 1/z का कोफिशिएंट सर खोज रहे थे। यानी कि इसका, अब इसके पास भी 0 पे कौन सी है, इसेंशियल है, तो कोफिशिएंट निकालना है, तो लॉरेंट सीरीज खोल दीजिए इसका, 1 प्लस 1/z प्लस 1/z² प्लस 1/z³, क्या? तभी तो 0 मिल रहा है सर। हाँ ठीक है, लेकिन पहले नहीं लिख सकते थे, अब मिल रहा है तो ठीक है, अच्छी बात। तो इसका आ गया कोफिशिएंट 0 हो गया, so coefficient of 1/z is 0, hence it gives residue is 0। अब आप सोचेंगे यहां से, ये क्वेश्चन करवाने का एक खास मकसद था कि देखो सिंगुलैरिटी तो आई, वो भी इसेंशियल, फिर भी रेसिड्यू 0 हो गया, तो क्या कभी, यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक रिमार्क है, रिमार्क को लिख लेंगे, क्या कभी ऐसा भी हो सकता है, देखो कचरा है तो सिंगुलैरिटी होगी, तो रेसिड्यू होगा, अदरवाइज नहीं होगा। लेकिन क्या हर कचरे से रेसिड्यू आएगा, मतलब हर सिंगुलैरिटी की वजह से कचरा होगा रेसिड्यू आएगा? नो सर। इस सवाल का जवाब हमें इस क्वेश्चन ने दिया, कौन से वाले ने, इस वाले ने। इसने कहा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर सिंगुलैरिटी है तो कचरा 0, कचरा आएगा ही, नॉन जीरो, रेसिड्यू नॉन जीरो होगा, यानी कि इफ f हैज नो सिंगुलैरिटी, मान लीजिए नो सिंगुलैरिटी और रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, then your residue
इज जीरो, है कि नहीं? बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कन्वर्स इज नॉट ट्रू, मतलब रेसिड्यू जीरो है तो कोई सिंगुलरिटी नहीं होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। रेसिड्यू, सॉरी ब्रैकेट गलत लगा दिया, रेसिड्यू अगर जीरो है तो नो सिंगुलरिटी होगा या रेगुलर होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। क्लियर है? जो मैंने बोला वही लिखा हुआ है ये क्वेश्चन से यस आपको सर। पता चल गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मतलब अगर ऐसा नहीं है, अगर उसने जानबूझ के रेसिड्यू दे दिया कि f हैज रेसिड्यू 0 एट z नॉट, देन व्हाट कैन यू से अबाउट इट, आपने लिख दिया रेगुलर, ऐसा नहीं करना, इसको याद रखना। ठीक है, ये क्वेश्चन इसलिए बताया गया। अब देखो, रेसिड्यू इंफिनिटी पे रेसिड्यू निकालने का तरीका हमें पता चल गया। ठीक है, अच्छा एक काम और कर दो जल्दी से, रेसिड्यू ऑफ साइन z एट इंफिनिटी, जरा ये निकाल के दिखाओ। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉचीज रेसिड्यू थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ना? इसको कैसे, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये मोस्ट जनरलाइज्ड रिजल्ट है किसी भी इंटीग्रल को सॉल्व करने का, है ना? इसका डेमो हमने पिछले क्वेश्चन में देख रखा है। So let a0, a1, ak be isolated singularities of f contained in या फिर within a curve गामा। ठीक, मतलब आप समझ रहे होंगे, जैसे कि ये डोमेन है कोई, ये डोमेन है डी, है ना? इसके अंदर कोई कर्व है, लेट अस से ये कर्व है गामा। ठीक है, ये डोमेन है डी, ये कर्व है गामा। अच्छा, ये इसको थोड़ा ऊपर बना देता हूं। तो इसके कहने का मतलब है कि इस कर्व के अंदर कुछ सिंगुलरिटीज है, लेट अस से ये ए नॉट पर, A1 पर, ए के, है ना? इनमें सिंगुलरिटीज है, तो सिंगुलरिटीज है तो इनकी वजह से रेसिड्यू भी आएंगे। अगर आप इस इंटीग्रल के इस कर्व के अलोंग इंटीग्रेट करना चाहते हैं, कंटेन्ड विद इन अ क्लोज्ड कर्व, ऑफ कोर्स क्लोज्ड होना चाहिए क्योंकि वो कंटेन करेगा, फिर इनक्लोज नहीं हो पाएंगे ना। विद इन अ कर्व एंड एनालिटिक एल्सवेयर, बाकी सब जगह एनालिटिक है, देन अब जो लिखने जा रहा हूं याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रल ओवर गामा एफ ऑफ जेड डी जेड। इसको कोई स्पेशल फॉर्म नहीं चाहिए, कोई फंक्शन हो आ जाओ, सबको इंटीग्रेट कर देगा। 2 पाई आई इंटू सम ऑफ रेसिड्यूज, सम ऑफ रेसिड्यूज एट ए नॉट, A1, AK, जो भी है सबका सम। ठीक, उस बुकलेट में आप देखेंगे जिसका जिक्र मैंने अभी किया, उसमें देखोगे तो आपको इस पे बेस्ड कई क्वेश्चंस मिलेंगे, उसको रेगुलरली फॉलो करो, अदरवाइज ये कॉन्सेप्ट्स फिर मिस हो जाएंगे दिमाग से, है ना? अब इस पे मैंने बात कर रखी है, पिछला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो मैंने सॉल्व भी, ये क्वेश्चन सॉल्व करा रखा है। ये है किस पे बेस्ड? कॉचीज लिख भी दिया ये। ठीक, रेसिड्यू, ये क्वेश्चंस आपको इसलिए कराए जाते हैं ताकि आपको पता चले कि एप्लीकेशन कहाँ है। सिर्फ थ्योरम थ्योरम पढ़ के करोगे तो गायब हो जाए, है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल था इसको सॉल्व करने का। अच्छा, ये बात बताओ, अगर आपको सॉल्व करना है, एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, इंटीग्रल ओवर मॉड z इक्वल टू 1, यानी कि यूनिट सर्कल, साइन z अपॉन z टू द पावर 4 dz। यस, इवैल्यूएट इट। चलिए, अब देखिए, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कॉची का फॉर्मूला आपकी मदद नहीं करेगा, स्पेशल फॉर्म है ये। ठीक, स्पेशल फॉर्म नहीं है, जनरलाइज्ड है। इसमें आपकी ये कॉची रेसिड्यू थ्योरम लग जाएगी, जैसा कि इस वाले क्वेश्चन में, पीछे स्लाइड में जाएंगे, ये वाला क्वेश्चन। ये दो क्वेश्चन याद रखो, जिंदगी में कभी ये थ्योरम भूलोगे नहीं, है ना? तो क्या है, इसको करेंगे तो 2 पाई आई इंटू सम ऑफ रेसिड्यू। तो रेसिड्यू केवल आपको कहाँ मिलेगा?
जीरो पे, जेड बराबर जीरो। जीरो पे सिंगुलरिटी तो है, तो दुनिया भर में रेसिड्यू ढूंढने की क्या जरूरत है, जहाँ सिंगुलरिटी है वहां जीरो। तो ये आ जाएगा 2 पाई आई। अब बताओ रेसिड्यू कैसे निकालोगे, है ना। तो रेसिड्यू किसका निकालना है पहले तो ये देखो, देखो करके दिखाई दे रहा हूँ, ये मत कहना सर क्वेश्चन नहीं कराते। साइन जेड बाई जेड टू द पावर 4। अगर आपको इसका रेसिड्यू निकालना है तो पहले आप इसको लॉरेंट सीरीज से, सीरीज जो आपको ठीक लगे उससे एक्सपेंड करिए। तो क्या आ रहा है, z माइनस जेड क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस जेड टू द पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5। कई बार टेलर सीरीज एक्सपेंशन कर देते हैं ना तो आसान हो जाता है। लॉरेंट सीरीज वाला जो मेथड है ना, ये देखो कहाँ लिखा है मैंने रेसिड्यू, ये लिखा है द कोफिशिएंट ऑफ 1 माइनस जेड नॉट। इसको थोड़ा इंप्रूव कर लो, ठीक कर लो। इन लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन, आप कहोगे सर टेलर सीरीज में नहीं देखना है क्या, तो भैया टेलर सीरीज में क्या 1 बाई जेड माइनस जेड नॉट का एक्सपेंशन होता है, कम होता है क्या, नहीं होता। हाँ सर। तो अगर केवल फर्स्ट ऑर्डर टर्म का होना चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो जीरो लिख दो, जैसा कि हमने कहाँ लिखा है, ये लिखा है ना। भले ही सिंगुलरिटी साफ साफ दिख रही है कि इसेंशियल है, फिर भी देखो रेसिड्यू जीरो आ गया। क्यों, हमें 1 बाई जेड का टर्म ही नहीं मिला। आप कहोगे सर ये तो है, अरे इस पे मल्टीप्लाई करो, ये भी गायब हो जाएगा। ठीक, तो इन द लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन, अब देखो मल्टीप्लाई करो इसमें, तो ये आ जाएगा 1 बाई जेड क्यूब माइनस क्या आ गया, लो मिल गया 1 बाई जेड इंटू 1 बाई 3 फैक्टोरियल। ये हो गया रेसिड्यू की नहीं, ये है आपका रेसिड्यू, ये आ गया वो माइनस के साथ। तो यानी कि आंसर क्या आ गया 2 पाई आई इंटू माइनस 1 बाई 6, यानी कि माइनस पाई आई बाई 3। ठीक हो गया आंसर। अब बताओ कहाँ फॉर्मूला लगाते घूमोगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत आसान से क्वेश्चन करते हैं आसानी से इसके। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, उसको भी लिख लीजिए, क्या पता कभी आपके काम आ जाए। अच्छा फॉर्मूला याद है ना रेसिड्यू एट इंफिनिटी का, देखूं किसको याद है, चेक मत करना। बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रेसिड्यू एट इंफिनिटी, अभी लिखवाया था, माइनस टाइम्स 1 upon z square यस एफ ऑफ to बाई f of 1 of z z। इसका जीरो है at z। ना। बहुत सारे लोग ना माइनस लगाते हैं, और माइनस लगा भी दिया तो ये फैक्टर भूल जाते हैं, याद रखना ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसको बार बार लिखा दे रहा हूँ, देखो जो मेरे साथ हुआ मैं नहीं चाहता आपके साथ, और मैंने अपने जो स्टूडेंट लाइफ में मेरे फ्रेंड्स और बहुत सारे लोगों को तैयारी करते हुए देखा, साथ में तैयारी करी, तो जो बच्चे फेस करते हैं तो मैं नहीं चाहता आप लोग फेस करें ये। ठीक, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। सर इसके पहले वाला जो क्वेश्चन है उसको अपन कॉची इंटीग्रल से नहीं बोलिए। सोल्व कर सकते? किससे कॉची इसके जो भी कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले से कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते भाई। देखिए z माइनस जेड नॉट टू द पावर 4 है तो 3 से कर लेंगे, इसका थर्ड डेरिवेटिव निकाल लीजिए उससे। हाँ उसी से निकाला था मैंने। देखिए मैं आपको इस कॉची रेसिड्यू हमको इस्तेमाल करने का तरीका सिखा रहा हूँ, है ना। अगर ये तरीका आ जाएगा तो फिर इस तरह के क्वेश्चन जो ये वाला क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन कर लेंगे आप, है ना। जी ये तो एग्जाम में कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, जी। याद रखिए ये चार्ट क्लियर होना चाहिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर। चल कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं। सो रेसिड्यूज ऐसे नहीं, सम ऑफ रेसिड्यूज ओवर, इसको स्टार लगा लो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ओवर एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन, दैट इज क्या होता है एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन, सी यूनियन infinity। दिस इज योर कॉम्प्लेक्स। देखो जब तक रेगुलर बुकलेट नहीं पढ़ोगे, है ना, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, तब तक फिर रिजल्ट नहीं आना है, दिक्कत होगी, है ना। सो सम ऑफ रेसिड्यूज ओवर, याद रखो एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन। अब जो लिखने जा रहा हूँ वो चौंकाने वाला है, इज 0 0। आप कहोगे सर एक चीज समझ में आ गई क्या, जो पहली बार में बच्चे समझते हैं, मैंने भी शायद यही समझा होगा, सर ये इंटीग्रल की वैल्यू तो हमेशा 0 होगी, क्यों, सम ऑफ रेसिड्यू है ना, सम ऑफ रेसिड्यू आपने लिखवा दिया 0 होता है, समझ पा रहे हैं।
तो ये तो सर हमेशा के लिए 0 हो गया। तो क्या मैं सही बोल रहा हूँ? नहीं, नो सर, यहाँ पर जो क्लोज्ड कर्व होना चाहिए सर, वो एक्सटेंडेड हो जाना चाहिए सर, कॉम्प्लेक्स नंबर। एग्जैक्टली। यहाँ पर जो आप कर्व ले रहे हैं वो कुछ ऐसा दिख रहा है, ये क्या आपने इन्फिनिटी यस। पे चेक किया? नो नहीं सर, सर। ठीक देखो। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्फिनिटी इंक्लूडेड है, यानी कि एक रिमार्क लिख लीजिए कि रेसिड्यू एट इंफिनिटी इज, सॉरी डिफरेंट कलर पेन से लिख देता हूं, इज इंक्लूडेड हियर। ठीक है ना? जो रेसिड्यू पीला एट, वाला कलर है ना सर, हाँ भाई, बाद में जो पीला वाला कलर है ना सर, वो पूर्ण रूप से विजिबल, थोड़ा ज्यादा बढ़िया विजिबल नहीं रहता है सर पीडीएफ में। अच्छा ऐसा ही क्या? तो ठीक है, इसको यस अपन सर। कम इस्तेमाल करेंगे, है ना? यस सर। जो सबसे ज्यादा विजिबल रहता है बता दीजिए, उसी को इस्तेमाल करेंगे। बाकी सब ठीक रहता है सर। ठीक है, मुझे इसमें ज्यादा पीला अच्छा लगता था तो मैं सोचता था चलिए ठीक है। तो रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू जेड नॉट प्लस रेसिड्यू, अगर सिंगुलरिटी है तो ऐसा नहीं कि हर जगह बस रेसिड्यू निकाले जा रहे हैं, प्लस रेसिड्यू जितनी फाइनाइट सिंगुलरिटी है उनको काउंट कर लो, उन पे रेसिड्यू, प्लस लास्ट में फिर इंफिनिटी पे रेसिड्यू, और इसका टोटल सम क्या होता है? 0। ये लो। ये याद रखना। ठीक, आप कहोगे सर इसको इस्तेमाल कैसे करें, मतलब हाउ टू यूज इट, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह होता है। आदमी रिजल्ट तो पढ़ लेता है, एक तरीका सीख लो, चाहे सेल्फ लर्निंग करो या कोई भी। जब ये सीख जाओ कि कोई रिजल्ट कैसे इस्तेमाल करना है, चाहे कितने भी छोटे क्वेश्चन पे सीख जाओ, वही लर्निंग कहलाती है। अदरवाइज आप चाहे 200 थ्योरम याद कर लो, कोई फर्क नहीं, बीएससी में से पास हो जाओगे, पर आगे ना किसी को ढंग से पढ़ा पाओगे और ना आप, है ना? मैं तो उस 12th के बच्चे को काबिल मानूंगा ना जो 12th की मैथ्स को या 12th के किसी सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा ले, अपनी जीविका चला ले, एक सेंस में। वैसे तो जीविका सब कुछ नहीं होती, है ना? हमेशा सीखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, रिसर्च में जाना चाहिए, है ना? लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि भाई जीविका भी जरूरी है, क्योंकि अब गेहूं के बदले दाल नहीं मिलती, है ना? अब सब कुछ पैसे के बदले मिलता है, तो ये भी जरूरी है। ठीक है, इसका भी ध्यान रखा करें। अब देखो कैसे इस्तेमाल करना है। अच्छा, आप में से कोई कोशिश करेगा? कोई नया बच्चा कोशिश करना, पुराना नहीं। यस, दिव्या, दिव्या या माधुरी, फरहान, कोई भी, कैसे इस्तेमाल होना चाहिए इसका? मतलब सर कैसे? हाउ टू यूज इट, क्वेश्चन में इस रिजल्ट को कैसे इस्तेमाल करें, मतलब कैसे कर सकते हैं? जब अपने पास सिंगुलरिटीज बहुत सारी दी हुई है अलग अलग। ठीक है, ओके। तो हम निकाल ही सकते हैं बस, और कोई, एनीवन एल्स? सर अब हम बोले, हम लोग पुराने बच्चे। आप पुराने नहीं हैं गुड्डू जी, आप नए हैं, कोई दिक्कत, आप बोल सकते अच्छा सर, हम नए हैं। हैं बोल सर सकते जो जितना जितना सिंगुलरिटी दिया रहा है उतना, और जो इन्फिनिटिव है उस पर भी मस्ट, मतलब कि अनिवार्य रूप से जांच करना होगा इन्फिनिटिव पर, हैं। तब हाँ, वो सबका जोड़। बिल्कुल, उन सब का जोड़ जो होता है वो इन्फिनिटी 0 आता है। इसका यूज जो है वो रेसिड्यू एट इंफिनिटी निकालने के लिए किया जाता है। ठीक है, यस सर, तो सभी को जीरो में जोड़ से बाकी देंगे तो माइनस कर रेसिड्यू दें। के बराबर हो हाँ, जाएगा सर। अगर अगर आपको बाकी सिंगुलरिटीज पे मालूम है तो z इक्वल टू इंफिनिटी, सॉरी लिख इन्फिनिटी पे दिया। निकल आएगी। हाँ, उसके जोड़ का निगेटिव इंफिनिटी पे क्या आएगा? माइनस टाइम्स सम ऑफ सम ऑफ रेसिड्यू। रेसिड्यू एट ऑल फाइनाइट सिंगुलरिटीज, है ना? लेकिन ऊपर एक फॉर्मूला भी लिखा है, अगर ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर पा रहे हैं तो ये भी ठीक है कि नहीं? लेकिन देखो सबको इस्तेमाल करना आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं सिंगुलरिटी से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। कई बार वो इंफिनिटी शामिल नहीं करता है और 0 दे देता है, तो वहां देख लीजिएगा, है ना, इंफिनिटी को शामिल किया है कि नहीं। ओवर कॉम्प्लेक्स एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन। चलिए, इस पर पर्याप्त बात हो गई है, आगे बढ़ते हैं। और मैं आपको सिखा रहा था, आई थिंक आइडेंटिटी थ्योरम पे सारी बातें नहीं हुई थी जितनी रिक्वायर्ड है, तो उस पर एक बार फिर से वापस आते हैं और आपको एक 5-7 मिनट का टॉपिक थोड़ा सा पढ़ाते हैं इस पे, आइडेंटिटी थ्योरम।
इन कॉम्प्लेक्स। पहले हम लोग कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे, फिर रियल में भी करा दूंगा, और जिन लोगों ने रियल के नोट्स अलग बनाए हैं वो उसको रियल में करेंगे, ठीक है। अच्छा बताओ, रियल और कॉम्प्लेक्स के नोट्स अलग अलग बनाते हो कि नहीं? यस सर। अलग है सर, पूरा अलग ही होने भी रजिस्टर ही चाहिए। अलग। अलग होने चाहिए। देखो कॉम्प्लेक्स, तो इसमें क्या मैंने बताया था एफ है, ऐसे लिख लिया करो, हर रिजल्ट को ऐसे लिखो ना, कोई दिक्कत कभी होगी नहीं। एफ जो है वो एनालिटिक होना चाहिए, किसमें? डी में। लेकिन पूरा लैंग्वेज भी आना चाहिए, इंटरव्यू में कभी कभी पूरा लिखवा देता है। एनालिटिक होना चाहिए डी में, ठीक। एफ ऑफ एस जो है वो समथिंग कुछ दिया है, एफ ऑफ डी भी समथिंग हो जाता है, समथिंग या मैं कहूं सेम थिंग है ना। इफ if लिमिट S has at least one limit point in डी। ठीक, एक क्वेश्चन करेंगे, मुझे लगता है कि सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो सर इसमें सबसे बड़ी बात है कि एस का बहुत सारा लिमिट पॉइंट होगा, लेकिन कोई एक ही लिमिट पॉइंट है हाँ, वो ये रियल, इसका कॉम्प्लेक्स वर्जन जो है वो बहुत स्ट्रांग है, समझ लीजिए बहुत स्ट्रांग है। वो कहता है कि एक अगर मिल जाए तो काम हो जाएगा, ठीक। एक क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसी पे अब थोड़ी चर्चा 5-7 मिनट करेंगे। देखो मान लो लेट एफ बी एनालिटिक। अब देखो कभी भी छुट्टी मिले पीछे का सब क्लियर करो, डाउट आता है तो पूछ लो। अब क्या ग्रुप थ्योरी स्टार्ट होने के बाद कॉम्प्लेक्स का डाउट पूछोगे? एफ बी एनालिटिक ओवर यूनिट डिस्क। यूनिट डिस्क को डी से कई बार ट्राइंगल से डिनोट कर दिया जाता है, तो वो आप देख लेना नोट्स में जैसा लिखा हो। एफ बी एनालिटिक ओवर यूनिट डिस्क सच दैट, अच्छा unit disk, then which of the following ensures f is throughout 0 on unit disk? क्वेश्चन समझ में आया? कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी कंडीशंस सेटिस्फाई होने से आपका जो है फंक्शन थ्रू आउट 0 हो जाएगा, ठीक है। पहली कंडीशन है f ऑफ 1/n को 0 हो जाना चाहिए। दूसरी कंडीशन है -1/n³ को 0 हो जाना चाहिए। तीसरी कंडीशन है f ऑफ n को 0 हो जाना चाहिए। और चौथी कंडीशन है f ऑफ an को 0 हो जाना चाहिए, जहां पे an क्या है? an है 1 जब n ऑड है, और 1/n जब n इवन है, ठीक। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। देखिए ए बी डी, उनकी एक और आदत थी, वो लड़कियों को भी उतनी बर्बरता से ट्रीट करते थे जितना लड़कों को, रुला देते थे। मुझे एक लड़का, मेरा फ्रेंड था, वो जाता था उनकी कोचिंग में, तो वहां पे वो उतनी ही, मैं बदतमीजी नहीं कहूंगा लेकिन हार्श कहूंगा, जैसे हम लड़कों को डांट देते हैं उतने ही हार्श तरीके से वो लड़कियों को भी डांट देते। तो ये भी थोड़ा उनके अगेंस्ट किया। ए बी और डी, डी क्यों नहीं किया? बहुत सारे लोगों ने डी को टिक नहीं किया। देखो ए और बी तो होगा, इसका भी लिमिट पॉइंट 0 है और वो यूनिट डिस्क में है, इसका भी लिमिट पॉइंट 0 है और ये यूनिट डिस्क में है। क्या इसका लिमिट पॉइंट 0 नहीं है? याद करो, रियल 0 है सर, 1 और 0 दोनों है। 0 है, दो 1 लिमिट पॉइंट है, एक है 1 जो कि नहीं एक तो है, आ गया ना, या सर, और यहाँ पे 0 है जो कि है। तो आइडेंटिटी थ्योरम से एक ये तो आ गया। सेम हो गया। हाँ, एक और तरीका है, ये मैं कहूंगा अनदर फॉर्म है, अनदर फॉर्म। इसको पढ़ाने से पहले एक चीज पूछना चाहता हूँ, sin square z plus cos square z equal to 1. Do you think that this is true? Do you think that this is true? ये तो Sin फॉर्मूला square टाइप है x सर। plus cos square x equals to 1. ये ट्रू है? रियल में। हाँ सर। Yes, ये sir. R में ट्रू है, क्या C में ट्रू है?
पता नहीं। इसको तो देखना पड़ेगा ट्रू e का पावर होगा ना, क्योंकि ये तो एनालिटिक फंक्शन है। देखो Differentiable ये ट्रू है, कारण क्या है, एनालिटिक फंक्शन है, ठीक। एक फंक्शन है f ऑफ z माना गया है साइन स्क्वायर z, ध्यान से देखिएगा, प्लस कॉस स्क्वायर, ये कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन नहीं है, -1, ठीक है। साइन स्क्वायर z प्लस कॉस स्क्वायर z -1। इस क्वेश्चन के अगर मैं 0 पूछूं आपसे, मतलब ये कहीं किसी सेट पे 0 हो रहा है, f ऑफ s इज 0 फॉर s इक्वल टू r, रियल लाइन, बताओ सही है? यस सही है सर। ना? ये वाले सेकंड रिजल्ट की बात कर रहा हूं, सेकंड तो ट्रू है ना, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, नाउ s हैज अ लिमिट पॉइंट इन c और नॉट? s मतलब r है, r का कोई लिमिट पॉइंट c में होता है कि नहीं होता? r ये है, c ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ये वाला है ना? क्या ये पॉइंट, ये जो यहाँ बिल्कुल ठीक यहाँ पे होगा, क्या इसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा? होगा सर। ये सारे के सारे, ये सारे लिमिट पॉइंट होंगे, जितने इसके करीब वाली पट्टी है ये होंगे। तो बताओ यहाँ पे आइडेंटिटी थ्योरम से जो r में है मामला, क्या वो c में नहीं हो जाएगा? दिस गिव्स f of c is 0, it implies that f of z equals to sin square z plus cos square z -1 is 0 for every z in c, and hence sin square z plus cos square z -1, ठीक है, इक्वल टू 1। सही है? यस सर। अनदर फॉर्म नहीं है ये, बस ऐसे दिमाग में आया, मैंने कहा इसको सिखा देते हैं आपको। अनदर फॉर्म जो है वो ये है, अनदर फॉर्म ये है कि मान लीजिए f और g दो एनालिटिक फंक्शन है, देखो इंटायर नहीं कहा है, किसी पर्टिकुलर डोमेन में ये बिहेवियर है, बी एनालिटिक इन डी। इस पे उस बुकलेट में जिसका जिक्र मैंने किया थोड़ी देर पहले, उस बुकलेट में ढेर सारे क्वेश्चन है इस पे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, उसको देखिएगा। f एंड g बी एनालिटिक इन डी, एनालिटिक है पहली चीज। सेकेंड चीज क्या दिया हुआ है कि f ऑफ z इक्वल टू, दो फंक्शन इक्वल है कहां पर, ऑन सम सेट s, ऑफ कोर्स सबसेट ऑफ d। थर्ड है s हैज अ लिमिट पॉइंट इन d, देन क्या होगा कंक्लूजन, बताओ? देखो दो फंक्शन इक्वल थे कहां पर, किसी ऐसे सेट पर जिसके पास एक लिमिट पॉइंट है और वो d को बिलोंग करता है। तो अगर आप f माइनस जेड पे आइडेंटिटी थ्योरम लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि अगर वो किसी सेट पे s पे इक्वल है और s का लिमिट पॉइंट d में है तो वो पूरे d में इक्वल हो जाएगी। बताओ सही है? यस सर। ये आइडेंटिटी थ्योरम का ही सर एक अनदर रूप हो गया सर, दो बिल्कुल। और ये कैसे हो गया, इसको देखिए, अगर आप आइडेंटिटी थ्योरम को अप्लाई, fz माना jz को hz मान लेंगे सर, ऐसा? आइडेंटिटी थ्योरम ऑन h ऑफ z इक्वल टू f ऑफ z माइनस g ऑफ z। भाई वो किस पे थी, वो इक्वल टू 0 पे थी, तो इसको हमने क्या किया इसको कि भाई इज इक्वल टू 0 नहीं लिखेंगे सर? अभी 0 नहीं लिखेंगे, अब h पे, अब देखो, अब इसका मतलब है, देखना अब क्या है, h ऑफ s जो है वो 0 हो गया। इसका मतलब क्या है कि f ऑफ z इक्वल टू माइनस g ऑफ z इक्वल टू 0 हो गया, कहां पर, s पर, ऑन s, ठीक। और इसका मतलब क्या हो गया, इट इंप्लाइज f ऑफ z इक्वल टू g ऑफ z ऑन s, और s एक लिमिट, s का एक लिमिट पॉइंट भी आपने बता दिया ये, इट इंप्लाइज, सो बाय
आइडेंटिटी थ्योरम ऑन H f of z इक्वल टू g of z नाउ ऑन होल D। बताओ समझ में आया? जो बिहेवियर S पे था वो अब D पे हो गया। क्लियर है? यस सर। यस सर। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा अगर दिक्कत हो रही है तो। सर फिर से समझा दीजिए। क्या बताना है? देखो पिछला वाला क्या कह रहा था, अगर कोई फंक्शन किसी सेट पे जीरो है, ठीक, किसी सेट S पे जैसे 1/n पे जीरो है और उसका एक लिमिट पॉइंट डोमेन में है, तो वो आइडेंटिटी थ्योरम से आइडेंटिकल हो जाता है। समझना, शब्दों को समझना। आइडेंटिटी थ्योरम का मतलब है जो S में है वो आइडेंटिकली पूरे डोमेन में फॉलो हो जाता है, इसको कहते हैं इसीलिए इसको आइडेंटिटी थ्योरम कहते हैं। आइडेंटिकली सेम बिहेवियर हो जाता है ना। तो अब यहाँ पे क्या है, उसका दूसरा रूप है। उसने कहा कि अगर दो फंक्शन जीरो ना होके दो फंक्शन सेम है तो किसी सेट पे, और सेट का लिमिट पॉइंट डी में है, तो वो पूरे फिर सेट जी पूरे एच में सेम हो जाएंगे, मतलब पूरे डोमेन में सेम हो जाएंगे, है ना। कब? अगर उसका एक लिमिट पॉइंट इसमें है। तो मैंने कहा कि ये भी आइडेंटिटी थ्योरम है, ये किसी दूसरे फंक्शन इस पे है। एग्जाम्पल देखो, मान लो ऐसे दे दिया जाए 1/n इक्वल्स टू g ऑफ 1/n, ठीक, और बाकी f और g जो है वो एनालिटिक है किस पे, यूनिट डिस्क पे, सच दैट f इक्वल टू g, f ऑफ 1/n इक्वल टू g/n। तो क्या आप लिख सकते हैं f ऑफ z इक्वल टू g ऑफ z ऑन ऑल यूनिट डिस्क? डिस्क? बताइए, ये पूछ रहा हूं। बाय सेकेंड फॉर्म, अभी समझ में आया, सेकेंड फॉर्म ऑफ आइडेंटिटी थ्योरम। अरे कम से कम यस नो बता दीजिए भाई, पूछा है आपने तो अब आपकी जिम्मेदारी है यस नो बोलना। सर एक बार स्लाइड से थोड़ा पीछे करना था। हाँ हाँ बताइए बताइए। ओके सर, ठीक। ठीक है भाई, हाँ सर, दोनों हो फॉर्म जाएगा क्लियर लिमिट है? पॉइंट जीरो। इस पे काफी क्वेश्चन दिए हुए हैं उस बुकलेट में, जरूर ओके करिए, सर। अच्छे से फॉलो करिए, ठीक है। अब हमारे पास ये मान लीजिए कि 5 to 6 क्लासेस का कंटेंट है, लेट अस से 7, आराम से करते हैं, कोई जल्दी नहीं है, 7 क्लासेस का भी कंटेंट है, तो अच्छे से करेंगे तो कॉम्प्लेक्स खत्म हो जाएगी, ठीक है। रिवाइज करते रहिए क्वेश्चंस को, छोटे छोटे क्वेश्चन को सॉल्व करो, पर सॉल्व करो, जो कंटेंट क्लास में कराया गया है ये उसको करो। बोलिए सर, इसके क्वेश्चन मतलब क्या बोलते हैं, सी पार्ट में ही आते हैं, जैसे जेड 1/n को जेड पुट कर सी देते पार्ट तो नया में, देखिए फंक्शन सी बन पार्ट जाता है में इसलिए भी कॉम्प्लेक्स आते हैं, ये देखो क्वेश्चन, ये जो मैंने बनाया सर था। इसमें भी आया था सर, ये आइडेंटिटी थ्योरम का जो अति अति हाँ क्वेश्चन है सर, हाँ हाँ हाँ, इस बार आया था। अंदाजी टिक मार के आया था सर, इसमें पार्ट सी में आया था सर। तो क्या आपका सही हुआ? भले ही मैंने पढ़ाया नहीं था तब तक तो क्लास सर नहीं हो पाया था। सही कैसे होगा सर? अच्छा हाँ, तब तक तो ठीक है, आपने पढ़ा नहीं था ना, चलिए कोई बात नहीं। अब आइडेंटिटी थ्योरम काफी दूर था, आप सोचिए कब पेपर था, आज हम लोग इसको कर रहे हैं, जल्दबाजी में किसी चीज को कराना फिर वो जून के लिए खराब है ना आपके। तो अभी मेहनत करेंगे तो हो जाएगा, इससे कम से कम इतना यकीन तो होना चाहिए कि चलो जो कुछ क्लास में हो रहा है उससे सिमिलर कॉन्सेप्ट्स ही रहते हैं, अपन मेहनत करेंगे, दिन अच्छा होगा तो हम लोग जरूर कर लेंगे, है ना। विश्वास यस रखो, सर। मेहनत करो, पढ़ाई करो, यही सब कंटेंट है, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं बस। सर अब तो पूछ दिया तो दोबारा बार थोड़े पूछेगा सर। नहीं पूछेगा यार, ये 10 बार आ चुका है, और बताओ, आप बुकलेट तो उठाओ। 10 बार? हाँ, हर साल आता है सर ये हर क्वेश्चन साल इस इसका पे एक तो क्वेश्चन आता है। लगभग। हाँ, हाँ हर बार आता है, बस जितना अवेयर रहोगे थोड़ा, आप लोग भी अवेयरनेस दिखाओ, थोड़ा सर्वे करो, क्वेश्चंस को देखो कौन से टाइप्स हैं। दिल्ली में रिजल्ट क्यों आते हैं? जितनी मेहनत मैं करता हूँ इतनी वहां पे नहीं करते हैं, लेकिन रिजल्ट इसलिए आते हैं कि वहाँ बच्चे इससे ज्यादा मेहनत करते हैं, वो ढूंढ ढूंढ के लाते हैं कि ये यहाँ से आ रहा है, ओके इसको कहाँ से पढ़े देसी हैं। वही होता है सर, वहां पर जाने के लिए सर लाख रुपए लेकर जाते होंगे सर, तो वो देसी वही रहता होगा, खा हाँ पी कर हाँ बचे हाँ होंगे। एग्जैक्टली, इसीलिए मैं तो अगले सेशन से सोच रहा हूँ फीस बढ़ा दूं,
है ना, और ये फ्लेक्सिबिलिटीज कम कर दूं, क्योंकि आप समझ रहे हैं ये चीज क्यों हो रही है। अगर मान लो यही फीस मैंने या किसी ने भी 30-35 हजार रुपए लिए होते, तो बच्चों में सीरियसनेस Yes, sir. रहती। वो कभी ऐसा नहीं करते हैं कि 6 बच्चे क्लास आए और बाकी वीडियो देख लेंगे, है ना। वो सोचते हैं नहीं यार इतना सारा पैसा दिया है, तो इसलिए भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। चलो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, सी यू ऑल टुमारो। यस बोलिए सर। कल जो एक क्वेश्चन था शुरुआती में सर, जैसे an² 2n दिया हुआ था सर, तो उसमें an का फॉर्मेशन कैसे करेंगे सर, ये प्रॉपर तरीका से हमको समझ में नहीं आया सर। दोबारा वीडियो देखने के बाद भी सर नहीं आया है। और ओके खुद ठीक है, मैं कोशिश करूंगा उसको क्लियर करने की, है ना। अभी मैं ये यहाँ से इसको क्लोज कर देता हूँ और उस पर और कुछ ठीक है क्वेश्चंस सर। बना के लेके आऊंगा, तो शायद थोड़ा क्लैरिटी मिलेगी, है ना। या सर, उस सीक्वेंस क्लियर नहीं हो पा रहा है सर। राइट राइट राइट। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, सी यू ऑल।